अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में 29 साल बाद आईसीसी इवेंट, कोई भी आईसीसी इवेंट होने जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी की सूरत में। लेकिन सवालिया निशान जो है इस चैंपियंस ट्रॉफी पर वो यही है कि क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरजमीन पर खेलने के लिए आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि कुछ रोज़ पहले हमने आपके साथ ही खबर शेयर की थी जिसमें भारतीय मीडिया की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हिंदुस्तानी टीम किसी भी सूरत पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आएगी। अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से तो इस अच्छी उम्मीद का इजहार ही किया गया है कि हिंदुस्तानी टीम पाकिस्तान में आए और उनके जो तमाम मैचेस होंगे वो लाहौर में ही करवाए जाएंगे। लेकिन अभी बीसीसीआई की तरफ से भी और भारतीय मीडिया की तरफ से भी यही चामगोइयां जारी हैं कि हिंदुस्तानी टीम अगर पाकिस्तान आती है तो उसकी इजाज़त हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से देनी है। आईसीसी इवेंट्स पर जिस तरह से सियासत की जाती है हिंदुस्तान की तरफ से, हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से, वो हम सभी देख चुके हैं। अगर हम एशिया कप की भी बात करें या इसके अलावा हम वनडे वर्ल्ड कप की भी बात करें तो पाकिस्तानी टीम ने हमने देखा कि किस तरह से हिंदुस्तान में जाकर मैचेस खेले हैं। लेकिन अभी यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हिंदुस्तानी टीम पाकिस्तान आती है या नहीं आती है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी की जो मेजबानी है वो पाकिस्तान के पास है, या फिर हिंदुस्तान के जो मैचेस हैं वो किसी मुतबादिल वेन्यू पर होंगे। अब इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कोई हतमी फैसला यकीनी तौर पर करना होगा कि उनका स्टांस इस तमाम तर इशू पर क्या है। इस हवाले से आगे चलकर मजीद भी बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो योगा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। तल्ख फैसले ना किए तो दोबारा आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। पाकिस्तान में 29 साल बाद आईसीसी इवेंट की वापसी। और केले के पकौड़ों की वीडियो ने सोशल मीडिया सार्फिन को हैरान कर दिया। तो एक तरफ महंगाई का जिन बेकाबू है तो दूसरी जानिब हुकूमत ने मजीद सख्त फैसलों का इंदिया भी दे दिया है। जी हां, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह रहे हैं आईएमएफ के पास जाना हमारी मजबूरी थी, तल्ख फैसले ना किए तो फिर दोबारा आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में किसान पैकेज के दस्तखत की तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि वफाक बलूचिस्तान से मिलकर सूबे के 28,000 ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करेगा। बलूचिस्तान में बिजली पर चलने वाले 28,000 ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे पर 55 अरब रुपए की लागत आएगी, जिसमें 70% विफाक और 30% बलूचिस्तान हुकूमत अदा करेगी। शहबाज शरीफ का कहना था कि ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकिल होने से किसान खुशहाल होगा। विफाक ने 10 साल में ट्यूबवेल्स के लिए बिजली के जो बिल्स हैं उसकी मद में 500 अरब रुपए दिए हैं। हर साल 70 से 80 अरब रुपए बिजली के बिल्स की मद में अदा किए जा रहे हैं। बिजली के बिल अदा नहीं होते जिसका बोझ विफाक उठा रहा है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान तरक्की की दौड़ में काफ़ी पीछे है, जिसकी कई वजूहात हैं। अगर ये 500 अरब सब्सिडी का पैसा बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली पर लगा होता तो फिर यहाँ पर तरक्की होती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि किसानों को सोलर पैनल मुहैया किए जाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने यह यकीन दहानी करवाई है कि 3 माह में 28,000 कनेक्शन लग जाएंगे। ये मनसूबा 3 माह में ही मुकम्मल होगा और यही इस्लाहात का एजेंडा है। उन्होंने कहा है कि पूरे पाकिस्तान में 10 लाख ट्यूबवेल्स शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। तेल पर चलने वाले 10 लाख ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। मजीद कहा कि हम कर्जों में जकड़े हुए हैं। सोलर मंसूबे के लिए हम सूबों के साथ मिलकर भी काम करेंगे और जो किसान हैं उन्हें बैंकों से भी कर्जे दिलवाएंगे। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि वफाक ने बलूचिस्तान में दानिश स्कूलों के लिए बजट में फंड्स रखे हैं। चारों सूबों के 1000 ग्रेजुएट्स को ज़रई तरबियत के लिए चीन भी भेजा जाएगा। बलूचिस्तान का जो कोटा है वो दीगर सूबों से 10% ज़्यादा रखा गया है। शहबाज शरीफ का कहना था कि आईएमएफ के पास जाना हमारी मजबूरी थी, कर्जों ने हमारी नस्लों को भी गिरवी रख दिया है। कर्जों से जान छुड़ाने के लिए वफाक, सूबे और मुतल्लिका इदारे काम करेंगे तो ही आने वाली नस्लें हमें दुआएं देंगी। अगर 3 साल बाद दोबारा आईएमएफ के पास जाना पड़ा तो फिर हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर चीज़ों को बेहतर करेंगे। हमने इसी माह आईएमएफ का प्रोग्राम भी मुकम्मल करना है। अगर हम ये तल्ख फैसले ना करें तो फिर हमें दोबारा आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। मजीद कहा कि बाकी सूबों को अल्लाह ने बहुत से वसाइल दिए हैं, बलूचिस्तान में फासले बहुत हैं, उसके लिए हमें वसाइल चाहिए।
जो बलूचिस्तान और पाकिस्तान की खैरख्वाही चाहता है तो हम उसको गले लगाएंगे। हमने आम आदमी को भी रिलीफ देना है। वफाक बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए आपके साथ खड़ा है। अगर बलूचिस्तान और केपी में सरमायाकारी लानी है तो फिर सिक्योरिटी हमारी सबसे पहली ज़रूरत है और हम दहशतगर्दी के इस नासूर को मिलकर ख़त्म कर देंगे। इस हवाले से वज़ीर आज़म ने गवादर का जिक्र भी किया और कहा कि मैं गवादर के हवाले से शिकायत नहीं कर रहा। गवादर में सेफ सिटी को बंद कर दिया गया। गवादर इंशाअल्लाह रेकॉर्डिंग के कानों से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और हम गवादर को शानदार पोर्ट बनाने के लिए भी तैयार हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दी है, जिसमें इलेक्शन तरमीमी बिल के जरिए इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 140 में तरमीम की गई हैं। सदर मुमलिकत ने इस बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी है और इस तरमीम के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हाजिर सर्विस जज की तैनाती की सूरत में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत की जाएगी। सदर मुमलिकत की इस मंजूरी के बाद इलेक्शन तरमीमी बिल एक्ट की सूरत इख्तियार कर गया है और इलेक्शन तरमीमी बिल कौमी असम्बली से 28 जून और सेनेट से 8 जुलाई को मंजूर कराया गया था। हुकूमत पंजाब ने एक और ऐसा इकदाम करते हुए 500 यूनिट तक के जो बिजली सार्फिन हैं उनको आसान इकसात पर सोलर पैनल्स फराहम करने का फैसला कर लिया है, जहां वज़ीर आला मरीम नवाज ने इस मंसूबे की मंजूरी भी दे दी है और काबीना से रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी लेने के लिए कल उन्होंने इजलास भी बुलवा लिया है। एलामिया के मुताबिक सोलर पैनल्स की लागत का 90% पंजाब हुकूमत अदा करेगी और 10% अदायगी पर सार्फिन को सोलर पैनल फराहम किए जाएंगे। इस एलामिया में बताया गया है कि सोलर पैनल्स 5 साल की आसान इकसात पर सार्फिन को फराहम किए जाएंगे। इस हवाले से मरीम नवाज ने कहा कि अवाम को मुश्किल हालात में किसी सूरत भी तनहा नहीं छोड़ेंगे। माजी की तबाही के असरात से अवाम को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 साल बाद अवाम को मौजूदा मसाइल का सामना नहीं होगा। शहबाज शरीफ 3 साल का जिक्र कर रहे हैं और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा 5 साल का जिक्र कर रहे हैं। इसी तमाम सूरत को डिस्कस करने के लिए मैंने रब्ता किया सीनियर तजियाकार नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे। नसीम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि मुश्किल फैसले लेने हैं, उन मुश्किल फैसलों का खुमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है, इन वज़रा को उनके मुशीरों को नहीं भुगतना पड़ रहा। तो महंगाई तो किसी सूरत कम नहीं हो रही है। शहबाज शरीफ कह रहे हैं 3 साल में मसाइल हल होंगे, मरियम साहिबा कह रही हैं 5 साल में मसाइल हल होंगे। बहुत शुक्रिया अनवार। ये देखें हुकूमत इस पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत पिछले 40 साल से कौन कर रहा है, या नून लीग की गवर्नमेंट रही है या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है। सिंध में तो तकरीबन 15-20 साल हो रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। शहबाज शरीफ ने भी पंजाब के अंदर 10 साल रूल किया है। ये अवाम से वादे करते करते आज इन्होंने अवाम को इस बात पे मजबूर कर दिया कि शायद वो खुदकुशियां करने को फिरते। जिस तरह घरों के बिल आ रहे हैं और जिस तरह उन लोगों की तनख्वाहें हैं, किसी की तनख्वाह 18,000 है, बिल 25,000, तनख्वाह 50,000, बिल 60,000। ये किस तरह, ये कौन से सुनहरे ख्वाब दिखा रहे हैं? ये तो मुल्क खाई में गिरता चला जा रहा है, गरीब से गरीब तर हो रहा है, कारोबारी लोग मुल्क छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। ये कौन से वादे कर रहे हैं? आप देखें कि अगर आप भारत की मिसालें, अभी आप कर्जों की बात कर रहे थे, हर दुनिया के हर मुल्क तकरीबन कर्जे लेता है। कर्जे लेने कोई बुरी बात नहीं है। अगर भारत ने कर्जे लिए तो अपनी कमाई का तकरीबन 25% सूद में अदा करता है। बांग्लादेश जो कि हमसे बाद में आजाद हुआ, वो अपनी कमाई का 40 से 45% सूद में अदा करता है, जबकि पाकिस्तान 95% तक अपनी कमाई का जो है वो सूद में अदा करता है। और ये कर्जे कौन ले रहा है? ये मैंने लिए, ये आपने लिए। अगर आप इमरान खान साहब का 3-3.5 साल का दौर गुजार दें तो ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की, नून लीग की गवर्नमेंट, ये निगरान गवर्नमेंट कितना सूद लेके, कितना कर्जा लेके चली गई है। तो ये सिर्फ बातें हैं। पाकिस्तान में मैं कोई मईशतदान नहीं हूं, लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान में ये कहते हैं कि अवाम जो है वो अपना खून पसीना आप उसका निचोड़ लें। मालियों का जो अपना ऐवान सदर है उनका बजट बढ़ रहा है, गाड़ियों के टायर करने का बजट बढ़ रहा है, ट्रैवलिंग का बजट बढ़ रहा है। इनकी जो उमरा है उनके लिए तो फैसिलिटीज पे फैसिलिटीज आती चली जा रही है। उनको तो बिजली भी फ्री मिलती है, लेकिन आप गरीब अवाम के साथ क्या करें? ये बातें करने से कुछ नहीं होता। मरियम को शायद 5 साल की गारंटी मिली हो, इसलिए वो 5 साल की बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को साल की गारंटी मिली, इसलिए वो ये बातें कर रहे हैं। बात तो ये है कि जब गरीब को 2 वक्त की रोटी मिलेगी और नौजवान को रोजगार मिलेगा, बात फिर सही होगी। ये खाली खुली बातें करने से। लेकिन नसीम साहब, इन लोगों को तो गारंटी मिल जाती है, अवाम को कोई गारंटी नहीं मिल रही है। जब इलेक्शन कैंपेन्स हो रही थी उस वक्त कहा जा रहा था हर पार्टी की तरफ से हम 200 यूनिट फ्री देंगे, हम 300 यूनिट फ्री देंगे। आज वो तीनों पार्टियां, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, पीपल्स पार्टी और नून लीग, इन तीनों पार्टियों को अगर मैं यूनिट मिला लूं तो वो 800 यूनिट के करीब बनते हैं। लेकिन जब बिजली के बिल आ रहे हैं तो गरीब आदमी तो मरने के करीब पहुंच चुका है। अब वो अपनी घर की चीजें बेच रहा है और वो बिल अदा कर रहा है। जिसने कहीं ना कहीं मुश्किल से एसी लगवा लिया था
इस साल एसी बेच के उसने बिल अदा किया है। मरियम साहिबा की तकरीर ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि जब आप बिल जमा कराने जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि आपका बिल तो पंजाब हुकूमत ने जमा करवा दिया है। इस तरह की बातें करके आवाम को कितनी बार बेवकूफ बनाएंगे ये? देखिए अनवार, जिस चीज की बुनियाद झूठ के ऊपर पड़ेगी ना, वो अमारत कभी भी सही नहीं हो सकती। अभी आपने अवाम की बात की, इस मुल्क में अवाम को घास कौन डालता है? तकरीरों में तो आप आके कहेंगे जी कि अवाम ताकत का सरचश्मा है, अवाम ने जिस पार्टी को वोट दिया आपने उसका क्या असर किया? झूठ का राज है। आप देखें कि इलेक्शन कमीशन किस तरह रोजाना की बेसिस के ऊपर जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर से फार्म 45 हटाता है, दूसरा लगाता है, हाथ से काटापीटी की। जो मुल्क में माहौल चल रहा है, मुझे बताएं कि आपको लगता है कि ये हालात दुरुस्त हो सकेंगे? अवाम ने जिसको वोट दिया उसको आपने जेल में डाला हुआ है, अवाम के मैंडेट का बिल्कुल ख्याल नहीं करे। दुनिया में आप मिसाल ले लें, आपके हमसाया जहां पे तकरीबन 1 अरब 35 करोड़ की आबादी है, वहां पे किस तरह इलेक्शन हुए? इलेक्शन के ऊपर छोटे मोटे मामलात के अलावा जरा कोई हर्फ नहीं उठा और हफ्ते के अंदर वहां पे हुकूमतें जो है लेकिन नसीम साहब, हम तो फिर यही देखते हैं कि मौजूदा हुकूमत की अगर हम बात कर लें, पीपल्स पार्टी की बात कर लें, वो पार्टियां जो इस वक्त इक्तदार में मौजूद हैं वो कहते हैं कि अगर बानी पीटीआई जेल में है तो ये कंटिन्यूशन है उस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जो मुस्लिम लीग नून के साथ भी हुई, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी हुई। ये वही सियासतदान हैं जो खुद जेलें भुगत कर आए हैं पीटीआई के दौर में और अब वही बातें कर रहे हैं। तो फिर सियासतदान अपनी ही गलती से नहीं सीख रहे? जी बिल्कुल, आप ये देख लें कि अगर उनके ऊपर ये जुल्म ज्यादती हुई थी तो क्या वो उसका बदला लेना चाह रहे हैं? चले आप बदला भी ले लें, लेकिन आपने देखा कि जिस तरह जरदारी साहब के ऊपर फेक अकाउंट्स के केसेस थे, उसमें तो स्टेट बैंक तक ने गवाही दी थी, नेशनल बैंक ने गवाही दी थी। फिर जिस तरह शहबाज शरीफ साहब के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, उसमें तो टीटीओ में साबित हो गया था इन लोगों ने मुल्क लूटा। आपने पानी पीटीआई के ऊपर जितने केसेस बनाए, क्या वो केसेस आप साबित कर सके? इद्दत का केस हो, साइफर का केस हो, तोशा खाना का केस हो, आप देखें किस तरह उड़ाते चले जा रहे हैं। तो बात यह कि अगर आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन खत्म नहीं करेंगे, अच्छा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो बहुत पीछे रह गई। जो आप अवाम के साथ सलूक कर रहे हैं, जो कारकुनों के साथ सलूक कर रहे हैं, जितनी नफरत बढ़ती चली जा रही है, तो आप मुल्क को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? एक तरफ आपने जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी की बात की, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े इवेंट्स हो, पाकिस्तान इंटरनेशनल इवेंट्स कराए, लेकिन एक छोटा सा जलसा तरनौल में होने लगता है और आप कहते हैं जी कि दहशतगर्दी के खतरात हैं, हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। आप दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि आपके मुल्क में दहशतगर्दी और आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप एक छोटा सा जलसा नहीं करा सकते। फिर आप कहते हैं कि इंटरनेशनल इवेंट कराना है जिसमें दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें आएंगी। आप एक दुनिया को क्या आईना दिखा रहे हैं? सोशल मीडिया है, दुनिया की बड़ी गहरी नजर है आपके ऊपर, दुनिया सब देख रही है और आपने बिल्कुल कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली हैं कि शायद बिल्ली चली जाएगी। बिल्ली कभी भी नहीं जाएगी, कबूतर की तरह आंखें ना बंद करें। ठीक है नसीम साहब, लेकिन जिस तरह से मुस्लिम लीग नून का अगर बयानिया सुनते हैं या जिस तरह की वो बातें करते हैं, उनकी जो रहनुमा है वो ये कहते हैं कि 2018 तक तो सब ठीक था, हम तो IMF को भी खुदा हाफिज कह चुके थे। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जिस तरह से लाया गया, बानी पीटीआई को जिस तरह से लाया गया, तब से हमारी जो अवाम है उसका इस्तेहसाल शुरू हुआ। आप इससे एग्री करेंगे कि मुस्लिम लीग नून ने IMF को खैरबाद कह दिया था, आज वो भी अगर इस मुश्किल में है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से हैं या अपने किए हुए मुआहदों की वजह से हैं? देखिए अनवार, अगर आप इलेक्शन की बात करते हैं तो अगर 77 से भी हम ले लें तो पाकिस्तान में कौन से इलेक्शन दुरुस्त हुए? इसको दुरुस्त किसने करना है? इसको पार्लियामेंट ने दुरुस्त करना है। फिर आपके झूठ बोलने से क्या होता है? IMF के क्या 2018 में मुस्लिम लीग नून ने तमाम कर्जे के IMF के वापस कर दिए थे? चाइना के कर्जे वापस कर दिए थे? सऊदी अरब के पैसे आपने वापस कर दिए थे जो आपका IMF से छुटकारा हो गया था? ये झूठ बोलते हैं लोग। अच्छा, मैं थोड़ा सा मुवाजना करूंगा अनवार, आप भी इतने अरसे से आपकी बड़ी गहरी नजर है, आप शुरू से इतने प्रोग्राम कर रहे हैं, बेहतरीन आप एंकर हैं। कम से कम इमरान खान साहब के दौर में हमने देखा कि आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम पे जा रही थी, आपकी रेमिटेंसेस रिकॉर्ड हो रही थी, आपकी टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड की तरफ जा रही थी। तो ये सब तो बेहतरी की तरफ चीजें जा रही थी जब मुल्क के खिलाफ साजिश की गई, अदम एतमाद लाया गया और जिसका बरमला इजहार आज पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो रहनुमा है वो भी कर रहे हैं, जैसे जावेद। उसके अलावा तो जब आप मुल्क को साजिश में डाल देंगे और मुल्क में आप तजुर्बात पे तजुर्बात करते चले जा रहे, सियासी इस्तेकाम नहीं आने दे रहे। चाइना आपको क्या कह रहा है? मुल्क में सियासी इस्तेकाम लेके आए। आपको क्या कह रहा है? आपको अमेरिका की कह रही है। जब दुनिया आपको कह रही है कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम लेके और आप जिद और अनापरस्ती में आए हुए, तो नुकसान तो मुल्क का हो रहा है, गरीबों का हो रहा है, आवाम का हो रहा है, आपका तो कुछ नहीं जा रहा। लेकिन नसीम सिद्दीकी साहब, फिर आप क्या समझते हैं जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी है, पीपल्स पार्टी भी है, ANP भी है,
तमाम लोग मौजूद हैं, बानी पीटीआई भी उसी में शामिल हैं, लेकिन वो गुफ्तगू किसी सूरत बैठकर नहीं करना चाहते इन तमाम जमातों के साथ। आपको लगता है कि फिर इस मौक़िफ़ के साथ हम कोई तब्दीली देख सकेंगे? इस मौक़िफ़ के साथ अगर बानी पीटीआई अपने मौक़िफ़ पर कायम रहते हैं तो किस तरह से वो हुकूमत के साथ बैठेंगे, किस तरह से मसाइल का हल निकालेंगे? ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू होने वाला है, APC में शिरकत के हवाले से बानी पीटीआई तो कह रहे हैं कि वो शामिल होना चाहते हैं, वो बात करना चाहते हैं, लेकिन बाकी जो इशूज़ हैं उस पर वो तमाम जो जमातों के हुक्मरान हैं उन्हें वो बार बार यही कहते दिखाई देते हैं कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, इनके साथ किसी सूरत नहीं बैठा जाएगा। अनवार, ये बयानिया बहुत बनाया जाता है। मुझे बताइए कि आपने एक पार्टी से उसका निशान छीन लिया, आपने उनकी पार्टी के लोगों को कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिए, आपने उनको जलसा जुलूस नहीं कराना दिया, अवाम ने निकल के उनको वोट दिया, आपने उनका वोट चोरी कर लिया, आपने फार्म 45 इशू कर दिए, उसके बाद आप फार्म 45 पे हुकूमत बना लेते हैं, फिर आप उनकी मखसूस नशिस्तें छीन लेते हैं और फिर आप कहते हैं कि हमारे साथ आके बैठ के बात करो। मतलब ये किस तरह की बातें, किस तरह का बयानिया बनाया जाता है? एक शख्स जेल में बैठा है जिसकी ना तस्वीर। लेकिन नसीम साहब, हमने देखा था कि बानी पीटीआई का जो तर्ज सियासत था या जो तर्ज गुफ्तगू था, जब वो हुकूमत में भी थे तब भी वो अपोजिशन के साथ बात नहीं करना चाहते थे। शहबाज शरीफ जब अपोजिशन लीडर थे उन्होंने बहुत बार ये पैगाम भिजवाया था कि हम बैठना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं, लेकिन बानी पीटीआई की तरफ से उस वक्त भी मना कर दिया गया था। उसके बाद जब उन्होंने असेंबलियां तोड़ी उस वक्त भी उन्होंने ना कर दी थी इस हवाले से। देखिए अनवार, अगर आपके घर में चोरी हो जाए और उसके बाद आप चोर जो है वो पुलिस स्टेशन में पकड़ा भी जाए और वो कहे जी मैं आपके साथ निगोशिएट करना चाहता हूं, तो आप किस तरह निगोशिएट करेंगे? आप कहेंगे यार पहले मेरे चोरी का सामान तो बरामद करो, मुझे वो सामान तो वापस करो। तो इसी तरह है कि जब एक बानी पीटीआई ने एक बयानिया बनाया है और अवाम में देखें वो उस बयानिया को पसंद किया जा रहा है कि अवाम में पॉपुलैरिटी, जो उन्होंने नारा लगाया, जो बात की, अवाम उनकी बात को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने मुल्क लूटा है उनके साथ आप किस तरह बैठ के बात कर सकते हैं? जिनके ऊपर केसेस प्रूव होने वाले थे, फर्द जुर्म आयद होने वाली थी, आपने उनको लाके मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया। फिर आप कहते हैं इनके साथ बैठ के बात करो। जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया उन्हीं के साथ बैठ के अगर वो बात करे तो उन्हीं की तरह हो जाएगा ना। और अवाम उनको क्यों पसंद कर रहे हैं? क्योंकि वो उनकी तरह नहीं है, उन्होंने स्टांस लिया है। आप मुझे बताएं कि इमरान खान दुनिया के किसी कोने में भी अगर जिंदगी गुजारना चाहे तो एक शाना जिंदगी गुजार सकते हैं, दुनिया उनको पसंद करती है। मैं बाहर हूँ, 3600 लोग सिर्फ एक सवाल करते हैं कि इमरान खान कब रहा और आपने ज्यादती की है। इमरान खान एक ऑनेस्ट आदमी है, उनको बाहर के लोग भी उनके हॉस्पिटल के लिए उनको डोनेशंस देते हैं, उनकी यूनिवर्सिटी के लिए डोनेशन देते हैं। जिस बंदे का दुनिया इतना बेहतरीन इमेज है, आपने उसे जेल में डाला हुआ है। और जिनको लोग चोर और करप्ट की स्टोरियां सुनाते हैं और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, आपने उनको मुल्क का हुक्मरान लेकिन नसीम साहब, अभी जो एक भारी जिम्मेदारी अब आप हुकूमत के कंधों पर देख रहे हैं और हमने देखा कि उसमें मुस्लिम लीग नून ही सर फहरिस्त है, वही टारगेट पे है। पिछले अगर 1 साल की 1.5 साल की हुकूमत देख लें उसमें भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही टारगेट पर रही है, जिसका फिर उन्हें खुमियाजा भी भुगतना पड़ा था, जो अवाम ने उन्हें वोट नहीं दिए हैं। अभी भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफी हमें सेफ प्ले करती दिखाई दे रही है। जो सारा बर्डन है वो मुस्लिम लीग नून पे। आपको लगता है इतनी कैपेबिलिटी है उनमें कि इस बार वो फिर से कोई बेहतरी लाने में अपना किरदार अदा कर सकेंगे, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब? और अगर हम सीएम पंजाब की बात करें तो आपको लगता है कि मरीम नवाज साहिबा कोई ऐसा इंपैक्ट डाल पाएंगी? देखिए, जब तक आप गरीब को रिलीफ नहीं देते, बातों में कुछ नहीं रखा। आप शहबाज शरीफ को भी अब हुकूमत करते हुए देखें, 2.5-3 साल हो गए। पहले वो वजीर आजम बने थे अदम एतमाद के बाद, फिर निगरान हुकूमत भी नून लीग के लोगों की ही थी, उसके बाद इनकी हुकूमत आ गई, पंजाब में इनकी हुकूमत आ गई। 1 साल में इन्होंने क्या परफॉर्मेंस दे दी? अभी ये जो बातें कर रहे थे, सऊदीया से इन्वेस्टमेंट आ रही है, UAE से इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो कहाँ है? कोई चीज नजर नहीं आ रही, बातें सिर्फ नजर आ रही है। और बात एंड रिजल्ट, वो जो कहते हैं ना लिटमस टेस्ट तो ये होगा कि जब आवाम को 2 वक्त की रोटी मिलेगी। लोग तो अभी अपने घरों की चीजें बेच के बिल अदा कर रहे हैं, बिजली आ नहीं रही है, रोजगार आपके मुल्क में है नहीं। तो मुझे बताया कि सारा बर्डन नून लीग के ऊपर ही आना ना, क्योंकि वजीर आजम भी इनका है, नायब वजीर आजम भी इनका है। मतलब एक खानदान जो है वो मुल्क के ऊपर राज कर रहा है, तो सारी जिम्मेदारी तो उन्हीं के ऊपर आएगी। और पीपल्स पार्टी ने बड़ी होशियारी के साथ सारे आईनी ओहदे अपने पास रखे हैं। वो जो है विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं, अपोजिशन भी करना चाह रहे हैं, अपना हिस्सा भी ले लिया हुआ है, लेकिन परफॉर्म कोई भी नहीं कर रहा अभी तक। तो जब तक परफॉर्म नहीं करेंगे अनवार, तब तक हालात के
ठीक है। अच्छा नसीम सिद्दीकी साहब, एक सबसे बड़ा जो हमारा एक मसला है, हम कहते हैं कि हमारे मुल्क से एक्सपोर्ट्स नहीं होती हैं, जैसे हम हिंदुस्तान की बात करते हैं या बांग्लादेश की बात करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत को नहीं चाहिए कि वो एनर्जी सेक्टर पर भी काम करें, इस तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो दें। जिस तरह बिजली के नर्ख बढ़ा दिए गए हैं, गैस की प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं, किस तरह से हमारा जो एक्सपोर्टर है वो कम्पीट कर सकता है बांग्लादेश से, जहां 10 रुपये या 15 रुपये फी यूनिट बिजली दी जा रही है। यहां अगर हम बिजली का रेट देख रहे हैं तमाम टैक्सेस डालकर, जो कि FBR के जिम्मे काम है, अब वो बिजली के बिलों से टैक्सेस सारे वसूल किए जाते हैं, तो कैसे कंपीट करेगा यहां का एक्सपोर्टर? अनवार, जब 2013 में नून लीग की गवर्नमेंट आई थी और उन्होंने जो सर्कुलर डेट के मद में पैसे दिए थे, और उसके बाद ये जो IPPs के साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हुए ये जहर कातिल है पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए। आज आप बांग्लादेश में इंडस्ट्री लगाते हैं, 5 साल की आपको छूट मिलती है, सस्ती बिजली मिलती है। भारत में भी ऐसी है, नेपाल में भी ऐसी है, वियतनाम में भी ऐसी है। आप बाहर के मुल्कों में चले जाएं, आपको वियतनाम की प्रोडक्ट्स मिलेंगी, आपको नेपाल की प्रोडक्ट्स मिलेंगी। पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि एक तो डॉलर में इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन है कि आप ऑर्डर पूरा नहीं कर सकते। आप देखें कि पिछले दिनों एक सर्कुलर भी जो है वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा था कि एक फैक्ट्री बंद कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम अब मजीद काम नहीं कर सकते, वो पूरी फैक्ट्री उखाड़ के बांग्लादेश जा रहे हैं। तो आप इसके ऊपर काम ही नहीं कर रहे। आपने फिर सुना है कि इलेक्ट्रिक का जो है 20 साल का मुआहदा मजीद उनका जो है वो रिन्यू कर दिया है। तो आप तो दलदल में धंसते चले जा रहे हैं, लेकिन नजर किसी को कुछ नहीं आ रहा। आप दुरुस्त करने ही नहीं चाह रहे चीजों को। आवाम को कब तक निचोड़ेंगे? एक हद तक निचोड़ेंगे। अगर आज किसी ने बिजली का बिल अपना फ्रिज बेच के, टीवी बेच के, मोटरसाइकिल बेच के दिया, तो वो अगस्त में जुलाई का बिल कहां से देगा? इससे आप अंदाजा लगा लें कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। और करता धरता को बिल्कुल फिक्र नहीं है, वही ओछे हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम बिल्कुल नहीं लाया जा रहा। और ये समझते हैं कि शायद मईशत को ये चला लेंगे। मईशत कभी भी इस तरह नहीं चलेगी। बहुत शुक्रिया सीनियर तज़कियाकार नसीम सिद्दीकी साहब। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं आपकी सेहत से मुतालिक, और आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस के हवाले से बताएंगे जो आपके लिए बड़ी ही फ़ायदेमंद होंगी। योगा की हम बात करेंगे, जो कि एक जिस्मानी, जहनी और रूहानी मश्क है, जो कि 5000 साल पहले कदीम हिंदुस्तान में शुरू हुई थी। योगा के मानी काबू पाने और मुत्तहिद करने के हैं, यानी कि एक ऐसा अमल जो इंसानी तर्ज ज़िंदगी को सेहतमंद बनाते हुए नफ्स पर काबू पाने के लिए मददगार साबित हो। कदीम अदवार से जहनी और जिस्मानी सेहत के लिए योगा की एक्सरसाइजेस की जाती रही हैं, जिनमें इर्तिकाज़, तवज्जो के लिए गौर व फिक्र, मराकबा और सांस की मशकें शामिल हैं। इनसे दिमाग पुरसुकून होता है और तनाव कम करने में भी मदद मिलती है। योगा करने से ज़हनी और जिस्मानी सेहत को हासिल होने वाले बहुत सारे फ़वाइद को साइंस भी तस्लीम करती है। आप भी इन एक्सरसाइजेस को अपने रोज़मर्रा मामूल का हिस्सा बना सकते हैं। और अगर हम योगा करके अपनी सेहत और जिस्म पर मुरतब होने वाले असरात की बात करें, तो योगा तनाव दूर करने और जहनी और जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाने के साथ साथ हमारी नींद के लिए भी मददगार साबित होता है। योगा गर्दन, कमर और टेंशन के सबब होने वाले सर दर्द को दूर करने में भी मददगार है। और ख़ास तौर पर जो आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हम लोगों का, वो है मोटापा। तो योगा मोटापे के शिकार अफराद के लिए भी मुआविन साबित होता है। योगा तनाव या अफसरदगी की कैफियत में मुब्तला अफराद की बहाली में भी मदद कर सकता है, और इसके साथ साथ तंबाकू नोशी की आदत छुड़ाने में भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर सकता है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगा कि आप हमें ज़रा ब्रीफ डिटेल में बताएं कि योगा की ये जो वर्जिश है, ये हमारी सेहत के लिए किस तरह से मुफीद है। देखिए, फ़ी ज़माना अगर आप देखें कि बहुत ही स्ट्रेसफुल मामला चल रहे हैं दुनिया में, जो करंट अफेयर्स हैं, करंट जो सिचुएशंस चल रही हैं, वो बड़ी स्ट्रेस में हैं। स्टूडेंट्स स्ट्रेस में हैं, ऑफिस वाले लोग बड़े स्ट्रेस में हैं, फैक्ट्री में जो वर्कर्स हैं वो बहुत स्ट्रेस में हैं, मैनेजमेंट वाले स्ट्रेस में हैं। असल में सिलसिला ये है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसकी एंट्री बहुत लेट शुरू हुई है। अगर योगा को स्कूल के लेवल से स्टार्ट करा दिया जाए तो हम एक नई नेशन को डेवलप कर सकते हैं। जो नई नेशन होगी वो स्ट्रेस को मैनेज करना जानती होगी। जी, हम प्रॉब्लम ये है कि हम इस दौर में, चूँकि बड़ा स्ट्रेसफुल लाइफ है, हम रातों को जागते हैं, हम फ्यूचर में जी रहे हैं। हालांकि हम हैं प्रेजेंट में, लेकिन हम फ्यूचर में हर चीज़ प्लान करके चल रहे होते हैं। इससे होता है कि बॉडी के सिस्टम जो है वो बुरी तरह से हैक हो जाते हैं। हमारे जो कॉर्टिजोल है, हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, उससे हम ये कि प्रेजेंट टाइम के बजाय फ्यूचर की प्लानिंग में चले रहते हैं, या अगर इससे हटते हैं तो कहीं माजी में दूर जा पड़ते हैं। अगर आप फ्यूचर को ही सोचते रहेंगे तो आपको एंजाइटीज़ का शिकार रहेंगे, और अगर आप थोड़ा सा माजी की तरफ ज़्यादा चले जाएंगे तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। योगा आपको जो है वो इसलिए बहुत ज़्यादा मददगार है कि ये आपको प्रेजेंट टाइम में
रहना, जरा बैलेंस करना सिखा रहा है, बैलेंस करना सिखाता है। ठीक है। इसमें खास तौर पे हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से ये होता है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपको ना तो पास्ट में रहने देती हैं, ना ही फ्यूचर में जाने देती हैं, वो आपको प्रेजेंट में रखते हैं। प्रेजेंट में जब तक आप रहते हैं, आपके बॉडी के सारे सिस्टम जो हैं वो बिल्कुल एक नॉर्मल वे में बिहेव करके चल रहे होते हैं और आप स्ट्रेस का शिकार नहीं होते। ठीक है। अच्छा, एक सबसे बड़ा मसला जो भी मैंने इंट्रो में भी डिस्कस किया था आज हमारे यहाँ ओबेसिटी का है कि लोग इतना ज़्यादा वो फास्ट फूड के लिए खाते हैं या हमारे जो देसी खाबे मौजूद हैं उसके बायस फिर उनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो योगा इफेक्टिव है उन लोगों के लिए भी? देखें, जहाँ तक मोटापे का ताल्लुक है, नो डाउट इसमें हमारी डाइट का सबसे ज़्यादा रोल है। सिर्फ मोटापा नहीं, हमारी हर डिजीज़ में हमारी डाइट का रोल है। आप बिलीव करेंगे कि ये पाकिस्तान में बात नहीं, ये यूनाइटेड स्टेट में चले जाएं, वहाँ भी इस बात पे कंसेंसस है कि आपकी हर डिजीज़ आपके किचन से स्टार्ट होती है और हर डिजीज़ का इलाज आपके किचन में मौजूद है। ये अमेरिका के बड़े बड़े फिजिशियंस इस चीज़ को मान चुके हैं और इस पे आजकल एम्फसाइज कर रहे हैं। अब ये हमें वाइजली पिक करना है कि हमें किस तरफ जाना है। जी बिल्कुल। अब जहाँ तक मोटापे का ताल्लुक है, आप ये सोचिए कि मोटापा दो चीज़ों से आता है, या तो आपकी डाइट में खराबी है कहीं ना कहीं, या फिर और इसके भी दो पार्ट हैं। एक तो ये है कि आपकी डाइट ऐसी है कि जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ही ख़राब है, जैसे फास्ट फूड्स ले लें आप, या जो पैकिंग फूड आ रहा है वो आपके थायराइड का दुश्मन है लाजमी, क्योंकि उसमें कई 100 से कई हज़ार तक केमिकल्स पड़े हैं और जो कि शायद 3-4 महीने से लेके 2-2, 3-3, 4-4 साल पुराने केमिकल्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स पड़े हुए, वो हमारे थायराइड को डैमेज करते हैं। आज पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से ऊपर जाती हुई थायराइड की डिजीज़ है और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बहुत कहीं पीछे होता था, लेकिन आज हार्ट डिजीज़ के बाद अगर दूसरे नंबर पे देखा जाए तो कैंसर के पेशेंट्स हैं, मगर कैंसर के पीछे अगर देखा जाए तो थर्ड नंबर पे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जब कि आपकी बॉडी आपके किसी एक ऑर्गन को अपना एनिमी तस्वर करते हुए उस पर अटैक शुरू कर देती है। ठीक है, फिर वो चाहे आपका पैंक्रियाज है, आपका लिवर है, आपके किडनीज हैं, आपका ब्रेन है। तो आप जब प्रिजर्वेटिव फूड लेते हैं, जो आप बड़े बड़े बोर्ड्स पे, जो टीवी पे बड़ी बड़ी कंपनियों को इश्तिहार देखते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल ठीक है, अगर आपने जो देखा वो खाना है तो उसको फिर उसका एक तरीका है, सिस्टमिक वे है कि आप उसको बहुत भी ज्यादा हो तो दिन में 2 खाने खाएं, किसी भी सूरत आप दिन में 3 खाने ना खाएं। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम 3 खाने खाते हैं, ऊपर से हम मंचिंग भी करते हैं, स्नैकिंग, इधर से आया वो गटक लिया उठा के वो मुंह में डाल लिया, और कोई टाइम टेबल नहीं है, रात को जब तक जाग रहे हैं तब तक मंचिंग और स्नैकिंग चल रही है। इसमें डेंजरस बात यह है, इवन डॉक्टर्स भी ये काम कर रहे हैं और उनके यहाँ भी ओबेसिटी बहुत ज्यादा है। दूसरा ओबेसिटी का बड़ा रोल डाइट के अलावा हमारा या मंचिंग के अलावा दूसरा बड़ा रोल है स्ट्रेस फैक्टर। जब आप स्ट्रेस में रहते हैं तो आप स्ट्रेस को दूर करने के लिए कोई ना कोई चीज मुंह में डालते हैं, कोई क्रैकर्स, कोई चिप्स, कोई, उससे क्या होता है आपको बूस्ट मिलता है, डोपामिन की एक डोज मिलती है, आप उसमें खो जाते हैं। और ये डोपामिन ऐसा डिपेंडिंग किस्म का वो न्यूरोट्रांसमीटर है कि आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद इससे क्रेविंग हो गई। आप अगर आज फर्ज करें 2 आप कोई जूसेस ग्लासेस या फिर आप कोई फिजी ड्रिंक लेते हैं तो आपको अगले दिन 3, 3.5, 4 और ये सिलसिला बढ़ता ही चला जाता है। ठीक है, इसीलिए हर तरह के अमराज के पीछे, मोटापे के पीछे आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है, स्ट्रेस मैनेज करना और डाइट को सेट। ठीक है डॉक्टर साहब, इस पर मजीद भी बात करते हैं। अभी बराह रास्त अपने नाज़रीन को लिए चलते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। महंगाई के हवाले से बैसियत एनर्जी मिनिस्टर में रह चुका हूँ, फाइनेंस और इकोनॉमिक अफेयर्स का। मैंने पहले भी कहा था अपनी बजट स्पीच में कि ये बजट पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ इक्तिसादी दहशतगर्दी है। उस वक्त मैंने कहा था कि ये इकोनॉमिक हिटमैन ने बजट बनाया है, जिसकी तौसीक या उसको एडमिट किया शहबाज शरीफ ने कि हाँ जी IMF ने बनाया है। इसके साथ साथ मैं आपको कहता चलूँ, ये फिगर्स याद रखिएगा, आपकी बिजली का यूनिट PTI के दौर में 17 रुपए यूनिट, अब 85 यूनिट से तजावज कर रहा है, ये 100 रुपए से ऊपर जाएगा यूनिट अगले कुछ दिनों में। डॉलर की कीमत आज 275 है, मसनूई तौर पे 275 रुपए फी डॉलर ये है,
ये 350 रुपए फी डॉलर अगले कुछ दिनों में जाएगा। कई लोगों ने कहा कि जी हम लोग 100 अरब डॉलर तक एक्सपोर्ट्स लेके जाएंगे। वो बंदे कहां पे गए? वो भाग गए। निगरान हुकूमत में बड़े बुलंद बाला दावे किए थे। SIFC एक फेलियर साबित हो रहा है। बजट में 30 अरब रुपए की सिर्फ प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स है। आपके जिन इदारों को वो प्राइवेटाइज कर रहे हैं उनकी मालियत 1000 अरब से भी ज्यादा है और बजट में उन्होंने रखा है 30 अरब। आपका 970 अरब रुपए कहां पे गया? वो किसकी जेब में जाएगा? गंदम आप बरामद कर रहे हैं 450 अरब रुपए की। पंजाब के किसानों से आपने गंदम खरीदी नहीं, महीने के अंदर अंदर आप कहते हैं जी वापर हो गई हमारे पास गंदम, हम लोग इसको दरामद या एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। और भाई कितने कमीशन तुम लोग बनाओगे? कहां पे बनाओगे? आप यहां पे देखें और इसमें डायरेक्ट बराह रास्त मोहसिन नकवी जो अभी इंटीरियर मिनिस्टर है, उस वक्त वजीर आला निगरान था पंजाब का, उसका हाथ है, मुस्लिम लीग नून का हाथ है, इन सारों के हाथ ये एक ही इस क्राइम में ये मुलव्वस है। आप अफरादे ज़र देख लें, जितनी तेजी से अभी बढ़ेगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पहले कहता था कि इजाफा होगा, PDL इन्होंने 80 रुपए फी लीटर रखा है। बैनुल-अक़वामी दुनिया में तेल की कीमत अभी बढ़ेगी, ये उसका बहाना करके मजीद तेल और आपका पेट्रोल बढ़ाएंगे। बिजली लोड शेडिंग अरूज पे है और याद रखिएगा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर अपोजिशन लीडर उमर अयूब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। दोबारा से बढ़ेंगे अपने टॉपिक की तरफ। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हाई ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में अब इसके मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, तो योगा इसमें भी हमारे लिए हेल्पफुल है? बहुत हेल्पफुल है। देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि हमारी हर डिजीज़ के पीछे ये पिछले दिनों अमेरिका में इस पर काफ़ी रिसर्च हुई है कि अगर आप आउट ऑफ 365 ईयर्स जो कि वीक में है, उसमें अगर आप रात को 10 बजे के बाद जाग रहे हैं, रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक अगर आप जाग रहे हैं और सिर्फ 25 दिन आप 2 घंटे जाग रहे हैं, 365-64 दिन नहीं, सिर्फ आपने 25 दिन या इससे ज़्यादा आप 2 घंटे से ज़्यादा जागे हैं, तो आपके अंदर जो है आपका, चूँकि बॉडी हमारी जो है एक सॉफ्टवेयर चलाता है जिसे हम सर्केडियन रिदम कहते हैं। जब आप 10 बजे के बाद जागते हैं तो आप सर्केडियन जो डिस्ट्रप्शन का शिकार होते हैं और वो एक बेतहाशा बीमारियों का रास्ता खोल देती है। आप उन बीमारियों का शिकार नहीं होते, लेकिन चूंकि आपने रात को जागना शुरू कर दिया, सर्केडियन डिस्ट्रप्शन होगी, आप खामखा ही प्रोन हो जाएंगे टू डेवलप कैंसर्स, टू डेवलप हार्ट डिजीज, आर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, इसके अलावा ये मेटाबॉलिक जो है डिसऑर्डर्स और इस किस्म की ऐसी अमराज जिनसे आप तमाम जिंदगी नहीं निकल सकेंगे। हर वक्त नए से नए डॉक्टर बदलेंगे लेकिन चीजें कुछ भी हाथ नहीं आएंगी। ठीक है, तो इसीलिए फिर कहा जाता है कि योगा जो है वो हमारी नींद के निजाम को भी बड़ा बेहतर कर देता है, बहुत शानदार करता है, बहुत आला कर देता है। चूंकि हम इसमें डीप बैली ब्रीदिंग करते हैं। हमारे यहाँ स्ट्रेस क्यों है जो हमारे मोटापे का भी बायस बन रहा है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी बायस बन रहा है, जो कि मदर ऑफ ऑल इवल्स है। अच्छा, डोर खुल जाता है पर हर डिजीज के आने का। जब आप छोटी सांस लेते हैं तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जो हर वक्त थॉट से भरा हुआ है, जो एंजाइटी और स्ट्रेस का 24 घंटे शिकार रह रहा है, इवन नींद में भी आप डिस्टर्ब रहते हैं और करवटें बदलते रहते हैं और बेचैन रहते हैं। आपका जो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन का जो वो हिस्सा, देखिए 2 माइंड है, एक कॉन्शियस माइंड है, एक सब कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड जो है वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है हमारी ब्रेन का, और ये हर वक्त चूंकि भरमार ख्यालात की, इंसान 50 से 60 हज़ार थॉट्स दिन में उसके जहन में आते हैं। उनमें से 90 से 95% ऐसे थॉट्स होते हैं जिन्हें इंसान खुद नहीं सोच रहा होता, वो आते जाते हैं। तो ये फीलिंग्स जो है, ये इमोशंस बनते हैं, इमोशंस जो है ये डेवलप हो जाती हैं फिर साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स में जो बीमारियां बनती हैं। तो जब आप डीप बैली ब्रीदिंग करते हैं आंखें बंद करके सांस, तो ये फिर हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं।
वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। वफाकी बजट के बाद आम पाकिस्तानी पर टैक्सेस की भरमार के बाद जहां आम आदमी परेशान है, वहीं कारोबारी तबका भी मुतासर हो रहा है। बजट में हम देख रहे हैं कि टैक्स दर टैक्स से महंगाई का सुनामी शुरू हो चुका है और इस महंगाई ने आवाम की चीखें निकाल कर रख दी हैं। बजट में जहां हुकूमत की जानिब से रिटेलर्स को भी टैक्स नेट में लाने का फैसला किया गया था, वहीं गुज़श्ता माह वफाकी हुकूमत ने फाइनेंस बिल 2024 के तहत इनकम टैक्स कानून में लेट फाइलर्स की एक नई कैटेगरी मुतारिफ कराई थी। इससे कबल इनकम टैक्स दहिंदगान को फाइलर्स और नॉन फाइलर्स की दो कैटेगरीज में रखा गया था। ताहम अब मौजूदा हुकूमत ने लेट फाइलर की एक नई कैटेगरी मुतारिफ करवाई है, जो कि इनकम टैक्स रिटर्न ताखीर से फाइल करने पर टैक्स की ज्यादा शरह को रागिब करेगी। हुकूमत का दावा है कि इस इकदाम से टैक्स रिटर्न की बरवक्त फाइलिंग का रुझान बढ़ेगा, लेकिन इस तरह की कोई भी पॉलिसी नाफिज की गई और ना ही उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। मुआशी तज्जियाकार एहसन मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, पहले तो एक फाइलर होता था या नॉन फाइलर होता था, अब ये एक नई इस्तिलाह मुतारिफ करवा दी गई है, लेट फाइलर। ये कौन सी इस्तिलाह है, थोड़ा हमें भी समझाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार, हम लोगों को ना खुद अपना मजाक बनाने का मौका चाहिए। बेसिकली तो पहले जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर गुजरे हैं ना, तो जब वो मीडिया पे आते थे, आप भी देखते थे, हम भी सुनते थे कि पूरी दुनिया में नॉन फाइलर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ये पाकिस्तान है जहाँ पे सिर्फ एक नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट है, इसको ख़त्म होना चाहिए, हर बंदे को फाइलर होना चाहिए। तो उन्होंने कहा हमसे ऐसा मैकेनिज्म तो बन नहीं पा रहा कि जिससे हम नॉन फाइलर को टैक्स नेट में ले आएँ, तो हम एक और इन्वेंट करते हैं, लेट फाइलर। और जो सबसे बड़ा जुल्म है वो ये है कि पूरे पाकिस्तान को, दुनिया को पता है कि बजट जून में बनता है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन 1 जुलाई से होनी होती है। पूरा एक साल एफबीआर के पास होता है कि वो उस पर वर्किंग करे, वर्किंग करके बजट पेश करवाए, पेश करवा के वो पास हो। अब इन लोगों ने, एफबीआर ने, गवर्नमेंट ने एक वतीरा बना लिया है कि जो भी ये बजट बनाते हैं उसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डालना इन पे जरूरी है। बात ये है कि आपने लेट फाइलर की इस्तिलाह इंट्रोड्यूस करवाई, तो भाई वो आप 1 जुलाई 2024 से अगर एहसन या अनवार लेट रिटर्न फाइल करेंगे तो उसके ऊपर वो जुर्माना लगाए ना। अब अगर पहले पूरी पाकिस्तान को पता ही नहीं है कि कोई लेट फाइलर की इस्तिलाह आ रही है और किसी ने मजबूरी में, किसी ने सुस्ती में अगर पिछली रिटर्न लेट फाइल की है, तो आप अब लेट फाइलर हैं। और लेट फाइलर होने के साथ गवर्नमेंट को आप भत्ता पे करें, क्योंकि आपने किसी मजबूरी के तहत अपनी रिटर्न फाइल टाइम पे नहीं कर पाए हैं। और अब गवर्नमेंट को आप जो भी चीज परचेज करेंगे या सेल करेंगे उस पर डबल टैक्सेशन आपने पे करनी है। डेफिनेटली ये मेरे ख्याल में जब इसके रूल्स और क्लैरिफिकेशंस आ जाएंगी तो ये डेफिनेटली कोर्ट्स के अंदर चैलेंज होगा, जैसे 7E चैलेंज हुआ है। मेरा पॉइंट ये है कि बात ये है, आप हर चीज पे रेट्रोस्पेक्टिव का इफेक्ट क्यों डालते हैं? और जब आप बजट बना रहे होते हैं तो आपको पता है कि उसकी इंप्लीमेंटेशन 1 जुलाई से है, तो आप ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाते, रूल्स और क्लैरिफिकेशन, कि 1 जुलाई से लोग कंफर्टेबल हो जाएं। अब मैं आपको बता रहा हूं, बेशक आपका चैनल इसको वेरीफाई कर ले, पाकिस्तान में जितनी भी ट्रांसफरिंग अथॉरिटीज हैं, सोसाइटीज हैं, रजिस्ट्रार ऑफिसेज हैं, वो चौक पड़े हुए हैं। उनके पास एफबीआर की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि कैसे एक लेट फाइलर को चेक करना है। और उसकी वजह से मतलब ये नहीं है कि कारोबार में आग लगी हुई है, लोग मर रहे हैं प्रॉपर्टियां खरीदने के लिए। ये बेसिकली बैकलॉग है जो मई और जून की ट्रांजैक्शंस हैं, जो जुलाई में कंप्लीट हो रही थी। और कोई बंदा कराची से आया हुआ है, कोई बंदा लंदन से आया हुआ है, कोई कहीं से आया हुआ है, और वो लोग बेचारे जलील हो रहे हैं सिर्फ हमारे एफबीआर की नालायकियों की वजह से। ठीक है, और जिस तरह से अभी हम अगर इस बजट को हम देख भी रहे हैं और कहा भी यही जा रहा है कि ये जो बजट डिजाइन किया गया है, ये तो डिजाइन ही टैक्स देने वालों के लिए किया गया है, क्योंकि जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा।
अनवार, ये टाइम के साथ ये चीज प्रूफ होती जा रही है डे बाय डे कि जो फाइलर है, नॉन फाइलर है, वो बिल्कुल ठीक करता है इस गवर्नमेंट के साथ। आपकी जो पॉलिसीज हैं, चाहे वो सैलरीड क्लास है, चाहे वो बिजनेसमैन है, आपने उनको गर्दन से पकड़ के उनको मतलब आप कोशिश कर रहे हैं कि वो मर ही जाएं। अगर जो बेचारा पाकिस्तान छोड़ के नहीं जा सकता किसी भी वजह से, जो यहां पे रह रहा है, चाहे आप बिजली ले लें, गैस ले लें, फ्यूल ले लें, हर चीज में मुझे समझ नहीं आ रही कि वजीर खजाना साहब क्या चाह रहे हैं और किस तरीके से मईशत को ये बेहतर करेंगे। क्योंकि जो इकदामात इन्होंने उठाए हैं, इससे मुझे तो रेवेन्यू कलेक्शन होती हुई नजर नहीं आ रही, और ना ही सिर्फ एक सैलरीड क्लास है जो मतलब आप कह लें जबरदस्ती जिनकी सैलरी से टैक्स कटेगा, बाकी तो आपने इकोनॉमिक व्हील को चोक करके रख दिया। आप इनकी नलायकी देखें, 2 दिन से चेयरमैन FBR साहब ट्रेडर्स को लेके बैठे हुए हैं, जूम मीटिंग कर रहे हैं। जो ताजर दोस्त ऐप थी कि जी आप अब तक को 42,000 ताजर जो हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं। कल ताजरों ने कहा वो जो 42,000 रजिस्टर हुआ है उनमें से एक भी रिटर्न फाइल नहीं करेगा। मतलब आप किस तरफ मुल्क को लेके जाना चाह रहे हैं, आपकी क्या पॉलिसीज है? मतलब लेकिन ये आपको हम लेकिन ऐसे साहब अभी अगर जिस तरह से आप FBR 50 दफा कह चुका हूं कि जब तक जिस तरह से FBR का भी आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें आपको नहीं लगता कि FBR का काम तो बहुत आसान कर दिया हुकूमत ने? बिजली के बिलों की अगर हम बात कर लें तो उसमें इस तरह के टैक्सेस दिए जा रहे हैं कि वो तो वो लोग भी दे रहे हैं जो कि इस जुमरे में नहीं आते हैं, तो वहीं से अरबों रुपया कलेक्ट किया जा रहा है। अब तो बात यह है अनवार, जब तक FBR और गवर्नमेंट एक ट्रस्ट डेफिसिट की फजा को खत्म नहीं करेंगे तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी इनको। प्राइम मिनिस्टर साहब कल कोयटा में थे, वो कह रहे थे कि जी हम अगले IMF प्रोग्राम में नहीं जाना चाहते, इसलिए कड़े फैसले ले रहे हैं। ओ भाई, आप कड़े फैसले बिल्कुल लें, हमें पता है IMF की मजबूरी है, पाकिस्तान के हालात हैं, बट एक चीज होती है स्मार्ट मूव और एक होती है जो आप ये बेवकूफियों वाले आपका FBR पॉलिसीज अनाउंस कर रहा है। मतलब मुझे अब एक सिंपल अनवार इस चीज का कोई जवाब है गवर्नमेंट के पास या FBR के पास कि 1 जुलाई से बजट ने इंप्लीमेंट होना था, आज 9 जुलाई है। किसकी नलायकी है कि आज तक बजट की इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही और लोग जलील हो रहे हैं? लेकिन अब जितनी महंगाई बढ़ चुकी है, जिस तरह से चीज़ों की प्राइसेस बढ़ाई जा रही हैं, आपको लगता है कि अब आके हुकूमत का जो टैक्स रेवेन्यू है, जो टारगेट ये हासिल करना चाह रहे हैं, ये अब हासिल कर लेंगे, या अभी इसके बाद भी आपको लगता है कि मजीद कोई इस तरह की इस्लाहात लाई जाएंगी? जैसे अभी हम लेट फाइलर के हवाले से भी बात कर रहे हैं, ऐसी मजीद हरकतें की जाएंगी, ऐसी मजीद बातें होंगी अभी? अनवार, जो तो ये टैक्स फोर्सफुली ले सकते हैं ना, लाइक जैसे सैलरीड क्लास है, उससे तो ये फोर्सफुली ले लेंगे ना आप। और अभी सच्ची बात ये है कि जो सैलरीड क्लास है उसको जुलाई की सैलरी जब टैक्स डिडक्शन के बाद अगस्त में मिलेगी तो सैलरीड क्लास भी चीखे मारेगी। अभी तो उन बेचारों को भी नहीं पता कि उनके साथ क्या जुल्म हुआ है, कौन किस स्लैब में चला गया है। और बात ये है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हमें पता है IMF हमारी मजबूरी है, पाकिस्तान ने प्रोग्राम में जाना है। आपको ऐसी इस्लाहात लेकर आनी चाहिए कि लोग खुशी से टैक्स पे करें, और लोग पे करेंगे। और आप आम पब्लिक की अगर बात करें तो जब उनसे बात होती है वो कहते हैं हम किस चीज पे टैक्स नहीं दे रहे हैं। मतलब आप कोई पेट्रोल लेने चले जाएं, कुछ खाने की चीज लेने चले जाएं, चाहे वो विद होल्डिंग की शेप में दे रहे हैं, चाहे GST की शेप में दे रहे हैं, हर चीज में हम टैक्स पे कर रहे हैं। चाहे वो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, किस चीज पे टैक्स नहीं लगा हुआ। ठीक है। और जिस तरह से नॉन फाइलर्स पर अब हम देख रहे हैं कि इजाफी प्रॉपर्टी टैक्स जब लगाया गया है, उसके बाद तो अब लोगों के लिए घर बनाना और मुश्किल हो जाएगा, जो कि पहले ही बहुत मुश्किल हो चुका है। अनवार, बात ये एक माइंडसेट है जिसने, मैं समझता हूं कि पता नहीं क्यों ये हमारी ब्यूरोक्रेसी और प्राइम मिनिस्टर ने इसको नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर कह के
अपना बेड़ा गर्क करवा लिया है। उसकी वजह यह है मेजॉरिटी इस वक्त जिनके पास कैपिटल मौजूद है वो यूएई, टर्की, मलेशिया शिफ्ट हो रहे हैं और वहां पे काम कर रहे हैं। और उनको सबसे बड़ा एडवांटेज जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि जो भी 2022 से जाना शुरू हुए हैं उनका जो पीके आ रहा है वो स्ट्रेंथन हो गया वहां पे जाके, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज में जब वो कन्वर्ट हुआ तो उनको इन्फ्लेशन हिट नहीं कर रही है। और प्लस वहां पे ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, ऐसी एनवायरनमेंट है कि उनका कैपिटल भी ग्रो करता है और पीस ऑफ माइंड भी अवेलेबल है, जो कि हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे जाहिलों से हमारा वास्ता पड़ गया है। और उससे बड़ा जाहिल एफबीआर है जो ऐसी टैक्सेशन अनाउंस कर रहा है रियल एस्टेट सेक्टर पे कि जिससे कि इकोनॉमिक व्हील भी रुक जाए, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़े और ट्रांजैक्शन भी ना हो। और नॉन फाइलर तो पहले भी प्रॉपर्टी बाय नहीं कर रहा था, 10.5% पहले था, 12% आपने अब कर दिया है, 45% आपने उनका गेन टैक्स कर दिया है। क्यों कोई नॉन फाइलर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेगा? उसके लिए और थोड़े ऑप्शन है, वो डॉलर खरीदे, वो गोल्ड खरीदे, वो आटा खरीदे, वो चीनी खरीदे। ठीक है, लेकिन जो जिस तरह की पॉलिसीज फिर हुकूमत बना रही है और रिटेलर्स को टैक्स नेट में, फिर आपको लगता है ये लोग लाने में कामयाब हो जाएंगे जिस तरह की पॉलिसीज हैं इनकी? अनवार, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मैंने ये 2 दिन की जो मीटिंग थी ट्रेडर्स की, जूम मीटिंग, जो चेयरमैन एफबीआर ने तमाम आरटीओज में लोगों को, ट्रेडर्स को बुला के मीटिंग की। अब ये भी कितना बड़ा अलमिया है कि यार आप बजट के बाद ट्रेडर्स को ऑन बोर्ड कर रहे हैं। मेरे ख्याल में तो एहतजाजन किसी ट्रेडर को नहीं जाना चाहिए था वहां पे, ताकि चेयरमैन साहब को उनकी नालायकी पता चलती कि यार जो काम बजट से पहले करने वाला है आप बजट के बाद कर रहे हैं, बजट अनाउंस होने के बाद। ठीक है, तो ताजरों की तरफ से अगर हम देखें या जो प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन है उनकी तरफ से चेयरमैन एफबीआर को कोई तजावीज़ नहीं दी गई कि इस तरह से अगर करेंगे तो हमारे भी काम चलते रहेंगे और एफबीआर को भी टैक्स कलेक्ट होता रहेगा? अनवार, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर SIFC, तमाम लोगों को बजट प्रपोजल गई, सजेशंस गई और पोस्ट बजट 12 जून को जो बजट पेश हुआ उसके बाद भी सजेशंस गई कि अगर आप इसको एज इट इज पास करेंगे तो आपको इसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो खुदारा इससे बेहतर पॉलिसीज हो सकती हैं जिससे आपका इकोनॉमिक व्हील भी चलेगा। और जो लोग, मैंने एक चैनल पे बैठे हुए कहा था कि इन्होंने पिछले साल 30 जून 2024 तक को 175 अरब रुपया रियल एस्टेट से टैक्स कलेक्ट किया था। मैंने कहा आप हमारे साथ बैठ जाएं, आपको जिससे गारंटी चाहिए पाकिस्तान में, जिस अदारे से जिसकी आप सुनते हैं, हम आपको उनसे गारंटी लेके देते हैं कि हम इस 175 अरब को 1000 अरब इकट्ठा करके देंगे, और वो भी उन लोगों से जो टैक्स नेट में नहीं है पर इनके पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो आपको फिर क्या लग रहा है कि जो मामला है ये फिर बंद गली की तरफ ही जा रहा है? हुकूमत अगर तजावीज़ ताजरों की नहीं सुनेगी, उन लोगों की नहीं सुनेगी जो मार्केट चला रहे हैं, जो बिजनेसेस चला रहे हैं, तो ये वन वे तो नहीं चल सकता ये तमाम मामला? अनवार, इनको अकल आएगी उस वक्त जब पहले क्वार्टर में इनके रेवेन्यूज कलेक्ट नहीं होंगे, इनके टारगेट अचीव नहीं होंगे, मतलब मार खाने के बाद वो जो पंजाबी में जिसको कहते हैं ना, वो पता नहीं कोई गंडे वाली मिसाल है, वो वाला हिसाब होगा इनका। जब इनके क्वार्टर के रेवेन्यूज टारगेट पूरे नहीं होंगे तो फिर ये लोग बैठेंगे और रिकंसाइल करेंगे, और उस वक्त तक जितना डैमेज होना होगा, मजीद लोग पाकिस्तान से बाहर जा चुके होंगे, अपना कैपिटल बाहर लेके जा चुके होंगे, और ये किसके सर जाएगी बात, ये प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए, गवर्नमेंट उनकी है, और या फिर ये फाइनेंस मिनिस्टर को सोचना चाहिए। मुझे तो ये लगता है ये इंटेंशनली ब्यूरोक्रेसी फाइनेंस मिनिस्टर को फेल करने के लिए ऐसी पॉलिसीज को लेकर आ रही है, और फाइनेंस मिनिस्टर को समझ ही नहीं आ रही कि, क्योंकि प्रॉब्लम ये है जैसे एफबीआर का ग्राउंड रियलिटी पे कोई ग्रिप नहीं है, उसी तरह जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बैंक के प्रेसिडेंट तो रहे हैं, बट उनको ट्रेडर्स के मसाइल का अदराक ही नहीं है। ठीक है, लेकिन मलिक साहब, अगर हमें कंपैरिजन करना हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जो वजीर खजाना मौजूद रहे हैं, जो पॉलिसीज
पीटीआई के दौर में आप लोग देखते रहे हैं, तो उस वक्त भी हमने देखा था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून सिर्फ मजाक उड़ाते थे कि ये ना तजर्बेकार लोग हैं। अब तजर्बेकार लोग आ चुके हैं, तो अब आप कंपैरिजन में किस तरह से देख रहे हैं जो फैसले कर रहे हैं? तो अभी भी हम देख रहे हैं कि जो आप लोग हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो कारोबार को चला रहे हैं, जो रिटेलर्स हैं, जो ताजर हैं, वो तो अभी भी खुश नहीं हैं। अनवार, बात ये है, हमारा प्रॉब्लम क्या है, आप इस चीज को समझें। हम हमेशा रिलाई करते हैं इंपोर्टेड वजीर खजाना पे, ठीक है, और स्पेशली उस बंदे पे जिसका पॉलिटिकल बैगेज भी ना हो, कैरियर भी ना हो। मतलब आप असद उमर की एंट्री देख लें, हफीज शेख साहब की एंट्री देख लें, आप शौकत तरीन साहब की एंट्री देख लें जी। मतलब इमरान खान के दौर में, तहरीक इंसाफ के दौर में कितने वजीर खजाना चेंज हुए, कितने चेयरमैन एफबीआर चेंज हुए। आप रिफॉर्म्स की तरफ जाना ही नहीं चाहते, और उसकी सबसे बड़ी हर्डल आपकी ब्यूरोक्रेसी है। मैं समझता हूं जो मैडम शमशाद थी इंटरम सेटअप में, उन्होंने माशाल्लाह एक बहुत अच्छी एफर्ट की कि एफबीआर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर आए, और उन्होंने काफ़ी हद तक वो कंप्लीट भी कर ली। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी ब्यूरोक्रेसी इस तरीके से लोगों को खिलाती है कि वो बेचारी अब घर बैठी हुई, और एफबीआर उसी तरह टाइटैनिक बन के खड़ा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुआसी तज़कियाकार एहसन मलिक साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान के कम उम्र बॉक्सर से, जिन्होंने सिर्फ 19 साल की उम्र में पाकिस्तान के लिए तारीख रकम करते हुए बरतानिया के 35 साल क्रिस वोंग को शिकस्त दी है। उन्होंने पाकिस्तान के सबसे कम उम्र फाइटर के तौर पर गुज़श्ता दिनों इंटरनेशनल मुकाबलों में शिरकत की, जहां उन्होंने बरतानिया के 35 साल क्रिस वोंग को शिकस्त से दो चार किया। अली अब्बास इससे पहले भी मुख्तलिफ टाइटल्स अपने नाम कर चुके हैं। ऑल कराची टूर्नामेंट में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, चैंपियन भी रहे हैं। कायदे आज़म टूर्नामेंट में भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं और बहुत सारी फतूहात अपने नाम कर चुके हैं। और गुज़श्ता रोज़ भी जिस तरह से हमने देखा, रेसलिंग के हवाले से हमने आपके साथ ही खबर शेयर की थी कि किस तरह से पाकिस्तानी बॉक्सर शहीर आफरीदी ने भी भारतीय बॉक्सर को शिकस्त देकर प्रोफेशनल मिडल वेट कैटेगरी के एशियन चैंपियनशिप जीती थी। थाईलैंड में होने वाली ये प्रोफेशनल फाइट में पाकिस्तानी बॉक्सर शहीर आफरीदी ने भारतीय बॉक्सर रोनित सोलंकी को शिकस्त से दो चार किया था। शहीर ने तीसरे राउंड में भारतीय हरीफ को नॉकआउट किया था। और आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं कम उम्र बॉक्सर अली अब्बास से, जो हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे। अली, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि किस कैटेगरी की यह फाइट थी जिसमें आपने बरतानिया के 35 साल क्रिस वोंग को शिकस्त दे दी? जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। मेरी ये फाइट थी 53.5 kg में, सुपर बैंटम में, और मैं पाकिस्तान का नंबर 1 बैंटम वेट था। तो मुझे क्रिस वोंग जो हैं उनसे फाइट करनी थी, तो उन्होंने एक्सेप्ट की और हमने फौरन थाईलैंड में अपनी फ्लाइट बुक करवाई और उससे फाइट कर ली 3 हफ्ता ट्रेनिंग करके। ठीक है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं आपका एज का डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली एज के साथ साथ ही एक्सपीरियंस आता है। जैसे अगर वो 35 साल के हैं, आप 19 साल के हैं, तकरीबन हम फर्क देख रहे हैं 16 साल का फर्क है। तो उस एक्सपीरियंस को आपने किस तरह से शिकस्त दी उनके? देखें, ये सारी एक्सपीरियंस पे मैं इतना बिलीव नहीं करता, मैं सारी मेंटालिटी पे करता हूँ। और मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरी मेंटालिटी बहुत स्ट्रांग है और पाकिस्तान का नाम बनाना था। और आपको पता है, जब एक पाकिस्तान का फ्लैग आपके बैक पे होता है तो कुछ भी आपको रोक नहीं सकता। ठीक है, तो आपने किस उम्र में प्रोफेशनल फाइटिंग शुरू की थी? मैं 16 साल की उम्र में प्रोफेशनल बॉक्सर टर्न हुआ था। मैंने पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल से लाइसेंस लिया था, तो उस 16 साल की उम्र से मैंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग शुरू कर दी थी। ठीक है, और किससे मुतासिर होकर इस फील्ड में आए आप, क्योंकि बड़ी मुश्किल फील्ड है ये? जी, मैं यूजुअली बहुत ज़्यादा MMA और फाइट्स वगैरह देखता था बचपन में भी। तो मोहम्मद अली मेरे हीरो थे, जो लेजेंड हैं इस बॉक्सिंग गेम के, तो उनको मैं देखता था यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा, जिस वजह पे मेरा शौक हुआ था लाइक बहुत बचपन में। ठीक है, अच्छा, जिस तरह से अभी हम आपकी ही डिटेल्स नाज़रीन के साथ भी शेयर कर रहे थे, जैसे कायदे आज़म टूर्नामेंट की अगर हम बात करें, ऑल कराची टूर्नामेंट की बात करें, वहाँ पर भी आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वहाँ पर भी आप चैंपियन हैं, तो कैसी जा रही है अब तक की ये जर्नी? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो बहुत अच्छी जा रही है। अभी तक मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग अनडिफीटेड हूँ, और जब मैं एमेचर बॉक्सर था जो इनसाइड कंट्री में खेलता था मैं, तो उसमें ऑब्वियसली लॉसेस आई थी मेरी, क्योंकि
क्योंकि मैं बहुत यंग था और लियारी के फाइटर्स बहुत माशाल्लाह से टफ थे, लेकिन स्लोली फिर मैं हारना छोड़ गया और फिर मैंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग टर्न कर ली। ठीक है, तो अभी इन फ्यूचर कौन से ऐसे मुकाबले हैं जो आपके होने वाले हैं जिनका आप भी वेट कर रहे हैं, नाजरीन को भी इन्फॉर्म करना चाहेंगे? बस मेरी बस कुछ टाइटल्स हैं, वो इंडिया के खिलाफ मेरी फाइट होने वाली है बहुत जल्द, मैं अनाउंस करूंगा। बस मैं स्पॉन्सर्स का इंतजार कर रहा हूँ। तो स्पॉन्सर्स वाइज अगर हम बात करें, कल भी जिस तरह हमारी बात हो रही थी शहीर के साथ, स्पॉन्सर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे उन फाइटर्स के लिए, उनको स्पॉन्सर्स नहीं मिलते हैं, गवर्नमेंट आप लोगों को सपोर्ट नहीं करती है, इस हवाले से आपको मैसेज देना चाहते हूँ? देखें, मैं सिंपली ये बोलूंगा, क्रिकेट के अलावा भी क्रिकेट माशाल्लाह से बहुत अच्छा गेम है, हमारे यंग जवान नाम भी बनाते हैं, लेकिन क्रिकेट के अलावा भी इनको देखना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में आज तक जो सबसे रिचेस्ट एथलीट रहा है वो फ्लोयड मेवेदर रहा है, वो भी बॉक्सिंग से ही उसने पैसा कमाया है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, रिसेंटली बहुत सारे बॉक्सर हमारे जाया हुए हैं जो अब तो खैर रिटायर हो गए, तो अब इनके पास मौका है, अब ये स्पॉन्सर करें, सपोर्ट करें, ताकि हम फिर वर्ल्ड चैंपियन बनाए पाकिस्तान का पहला। तो कितना मुश्किल है बॉक्सर बनना? क्या डेली की आपकी रूटीन है? किस तरह से ट्रेनिंग करते हैं? डाइट का कितना ख्याल रखना पड़ता है? काफी मुश्किल है। देखें, एक तो आप मेंटली थोड़े वो हो जाते हैं, मेंटली आप थोड़े डाउन जाते हैं कि मेरी फाइट आने वाली है, अल्लाह ना करे मैं ये हो जाऊं, नॉकआउट जाऊं, ये सारी। फिर फिजिकली बहुत ज्यादा ट्रेनिंग होती है, 2 टाइम ट्रेनिंग सेशन होते हैं, और उसमें आपने बहुत ज्यादा एफर्ट डालनी पड़ती है, फिर वेट कट भी होता है, तो ये जर्नी काफी मुश्किल है। चलें, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं अली अब्बास, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाजरीन, अब शामिल करते हैं न्यूज अपडेट्स। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, हम बात करने जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, और पाकिस्तान में 29 साल बाद आईसीसी का कोई टूर्नामेंट आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी की सूरत में, जिस पर अब हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी काफ़ी खबरें गर्दिश करती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। इंडियन मीडिया पर भी इस पर काफ़ी बात हो रही है कि हिंदुस्तानी टीम पाकिस्तान खेलने नहीं आएगी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी इस वक्त पाकिस्तान के पास है, और कोशिश तो यही की जा रही है, और पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यही चाहता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हिंदुस्तानी टीम पाकिस्तान जरूर आए, और यहां पर भी क्रिकेट का जो एक माहौल है वो दोबारा से इंडियन टीम के साथ हम शुरू कर सकें। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। भारतीय सहाफ़ी अमित मिश्रा ने हमें ज्वाइन किया। अमित, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आपको T20 वर्ल्ड कप जीतने पर बहुत बहुत मुबारकबाद हो। दूसरा, अब मैं बात करना चाहूंगा चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तानी मीडिया पर काफ़ी रिपोर्ट शेयर की गई हैं, काफ़ी बात की जा रही हैं, तबसरे किए जा रहे हैं कि हिंदुस्तानी टीम किसी सूरत पाकिस्तान नहीं आएगी। आप इस सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं? हतमी फैसला हो चुका है बीसीसीआई की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, या अभी होना बाकी है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे फिर से इनवाइट करने के लिए आपके शो पे। देखें, मेरा मानना यह है कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स को दूर रखना चाहिए। हालांकि इसमें मुझे नहीं पता ये डिसीजन हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से एज ए क्रिकेट फैन, हम अगर क्रिकेट को ग्रो करना देखना चाहते हैं कि क्रिकेट ग्रो करे, तो ये पॉलिटिक्स और ये जो चीजें हैं क्रिकेट से हमेशा दूर रहनी चाहिए, तो बेहतर रहेगा। पाकिस्तान इतने अरसे बाद 1996 के बाद मेरा ख्याल है एक अच्छा मेजर बड़ा टूर्नामेंट होस्ट करने जा रहा है, तो मेरा ख्याल है सारी टीमों को पार्टिसिपेट करना चाहिए और इसी तरीके से हमें क्रिकेट को ग्रो करते देखना चाहिए। ठीक है, लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट आप क्या समझते हैं, जो मीडिया है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इन तमाम इश्यूज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करे, लेकिन मीडिया पर रिपोर्टिंग जो की जाती है वो इतनी नेगेटिव हो जाती है कि फिर शायद हुकूमतें भी उसका तासुर ले लेती हैं? जी, मेरा ख्याल है मीडिया इतना एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है ना, आप जानते हैं, आप भी एक मीडिया पर्सन है। मीडिया हम इस तरीके से यूज करना चाहिए हमें कि बेहतर चीजें हो, इस तरीके से नहीं कि आप स्टोरी छापें, खबरें छापें और आपकी जो खबर बिक रही है आप सिर्फ वही दिखाएं। मेरा ख्याल ये है कि मीडिया एज ए मीडियम हम इस तरीके से यूज करें कि हम पॉजिटिव स्टोरीज छापें, पॉजिटिव स्टोरीज दिखाएं और एक तरीके से फ्रेंडशिप डेवलप और बिल्ड करने की कोशिश करें। तो मेरा ख्याल है ये जो नेगेटिव चीजें जो लोग छापते हैं या लोग बात करते हैं जिस बारे में, और उसका कोई बेस नहीं होता,
वो बिल्कुल वो नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है अमित, मैं बिल्कुल सराहूंगा जिस तरह से आप गुफ्तगू कर रहे हैं। यकीनी तौर पर हम तमाम लोगों को क्रॉस दी बॉर्डर और बॉर्डर के इस तरफ भी इसी तरह की अगर हम गुफ्तगू करेंगे, इसी तरह से प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो ये तमाम चीजें भी शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान की तरफ से अभी चैंपियंस ट्रॉफी का जो एक स्केड्यूल है वो सामने आ गया है, तो अभी बीसीसीआई की तरफ से आपको क्या लगता है कि कब तक इस हवाले से वाज़ेह ऐलान कर दिया जाएगा? क्योंकि बॉल जो है वो इस वक्त गवर्नमेंट के कोर्ट में डाली हुई है कि गवर्नमेंट इजाजत देगी हिंदुस्तानी टीम को तो फिर ही वो ट्रैवल कर सकते हैं पाकिस्तान। जी देखिए, ऑब्वियसली अब एक सिस्टम बना के रखा है। आप जैसे आप जानते हैं कि जैसे मैंने भी ये खबरें पढ़ी थी कि बीसीसीआई ने कहा है जो गवर्नमेंट हमें कहेगी हम उस तरीके से डिसीजन लेंगे। बट अभी मेरा ख्याल है थोड़ा वक्त है, कुछ अरसे में हम जरूर देखेंगे और आई रियली बिलीव कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आएगा। इंडिया टीम पाकिस्तान टूर करे, ऐसा हम एज अ फैन, एज अ इंडियन और अ क्रिकेट फैन हम चाहते हैं कि इंडियन टीम भी जाए पाकिस्तान। जिस तरीके से पाकिस्तान वर्ल्ड कप के दौरान पिछले साल हमारे कंट्री भी आई थी, हैदराबाद में जो उनका स्वागत हुआ था, आपने वो वीडियोस देखी होंगी। हम सारे लोग यही चाहते हैं कि एक दूसरे के हम ये पॉलिटिक्स को साइड हटाएं और एक दूसरे के साथ क्रिकेट दोबारा से शुरू करें नॉर्मल तरीके से। ठीक है, बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा कि जो फैंस हैं जिनमें आप भी शामिल हैं, आप जर्नलिस्ट भी हैं और जो इंडियन टीम के प्लेयर्स भी हैं वो भी पाकिस्तान आना चाहते होंगे, तो आपको लगता है, और क्योंकि इस तरफ भी बॉर्डर के इस तरफ भी हम देखते हैं कि विराट कोहली के बहुत ज़्यादा फैंस मौजूद हैं, रोहित शर्मा के बहुत ज़्यादा फैंस मौजूद हैं जो कि लाहौर में हिंदुस्तानी टीम को देखना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ एक मैच जो होना है चैंपियंस ट्रॉफी में, जो एक टकराव होना है। जी बिल्कुल, बेशक इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं जानता हूं काफी लोगों को जो बाबर आजम की बैटिंग देखना चाहते हैं लाइव, राइट। उसी तरीके से मैं जानता हूं कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो इन क्रिकेट स्टार्स को देखना चाहते हैं। और अगर इस तरीके से हम क्रिकेट को डेवलप करें और एक दूसरे की कंट्री से जाकर क्रिकेट खेलें तो ये हमेशा यंग बच्चे जो ये स्टार्ट कर रहे हैं क्रिकेट देखना, जो देखना चाहते हैं इन सेलिब्रिटीज को, इन स्टार्स को खेलते हुए, उनके लिए बहुत अच्छा इंपैक्ट होता है और उनके लिए बहुत इट विल बी रियली हेल्पफुल कि वो इस तरीके से चीजों को देखें और क्रिकेट को एक पॉजिटिव वे में परसीव करें और एक बेहतर फैन, और एक हो सकता है कि कोई बच्चा जो विराट कोहली की बैटिंग देखे शायद इंटरेस्टेड हो के कल को वो खुद एक अच्छा क्रिकेटर बैटर बन जाए। बिल्कुल ऐसी है, बहुत बड़ी तादाद में जो फैंस हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी जो इस वक्त एंटरटेनमेंट है, सबसे बड़ी जिसको एक राइवलरी कहा जाता है, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों का मैच है जिसमें करोड़ों लोग जो हैं वो टीवी स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं, ग्राउंड्स में मौजूद होते हैं। जिस तरह से आप भी देख रहे होंगे चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स टूर्नामेंट भी जैसे हो रहा है, अभी पाकिस्तान चैंपियंस का भारत चैंपियंस के साथ मैच हुआ, बिल आखिर पाकिस्तानी टीम ने कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को शिकस्त दे ही दी है। यह भी एक बड़ा हेल्दी कंपटीशन था। इसी तरह से अगर दोबारा से बायलैटरल सीरीज का आगाज कर दिया जाए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तानी टीम तो अब हिंदुस्तान हुआ ही है, तो अभी मेरा ख्याल है जो गिव बैक का टाइम है, पे बैक का टाइम है, वो हिंदुस्तानी टीम का है कि वो भी लाहौर को जरूर विजिट करें, यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी जरूर खेलें। जी बिल्कुल, इसमें मैं पूरी तरह से कंप्लीटली आपके साथ अग्री करता हूं। जैसे इंडियन टीम अगर पाकिस्तान की टीम के साथ खेल रही है उनकी सरजमीन पे, उनके स्टेडियम्स पे, उनके ग्राउंड पे, तो एक तरीके से ये इंडियन टीम के लिए भी अच्छा है। जो नए लड़के टीम में आ रहे हैं उनको एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है, पाकिस्तानी विकेट्स पे खेलने का एक्सपोजर मिलता है, आपके इतने बढ़िया फास्ट बॉलर्स हैं उनके सामने खेलने का मिलता है मौका। तो मेरे ख्याल से तो ये जरूर होना चाहिए और होगा, और आई एम रियली होपफुल के साथ। चले हम भी इस हवाले से बड़े होपफुल हैं कि यकीनी तौर पर हिंदुस्तानी टीम को पाकिस्तान जरूर आना चाहिए, क्योंकि पहले भी जब हिंदुस्तानी टीम आई थी आपके प्लेयर्स के बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज हैं जो हमने सोशल मीडिया पर भी देखे हैं जिसमें वो पाकिस्तानी लोगों का प्यार के हवाले से बता रहे हैं कि जब भी वो यहां पर आए हैं किसी ने भी उनसे पैसे नहीं लिए हैं, जितनी भी शॉपिंग किसी को करनी थी सबने फ्री ऑफ कॉस्ट की है और ये गुड जेस्चर है। और अभी भी लाहौर के लोग बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कि ये तमाम प्लेयर्स आए। जी ये जो चीज आपने कही ना, ये 100% अग्री करता हूं मैं अगेन आपसे कि जो लोग होते हैं, जो जनरल जनता होती है, जो फैंस होते हैं, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप पॉलिटिकली क्या डिसाइड कर रहे हैं। आप आप वो देखना चाहते हैं स्टार्स को, वो उनको गिव एज अ फैन उनको दैट हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, उनकी देख रेख करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा साइन है। और मेरे ख्याल से जैसे पाकिस्तान भी इंडिया आई थी वर्ल्ड कप के दौरान, तो हमारी जो पब्लिक थी, आपने देखा होगा वो हैदराबाद, जैसे मैंने वापस रिपीट कर रहा हूँ,
हैदराबाद एयरपोर्ट पे जो उनका वेलकम किया था, बहुत जबरदस्त था। वो देख के लगता है कि बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा एक लव और एक प्यार है हमारी टीम्स के लिए, और पाकिस्तानी टीम के लिए भी इंडियन फैंस में बहुत ज्यादा एक प्यार है। और मैं चाहता हूं कि ये मौका लोगों को मिले कि वो लाइव गेम्स देखें और हमारे बीच क्रिकेट नॉर्मल तरीके से शुरू। ठीक है अमित, एक चीज और क्लियर कीजिएगा, जिस तरह से रोहित शर्मा अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं, अभी जय शाह के हवाले से भी कुछ ऐसी इतलात मौसूल हो रही हैं कि वो भी यही कह रहे हैं कि कंटिन्यू करेंगे रोहित शर्मा। इसको जरा क्लियर कीजिएगा कि इस फॉर्मेट से उन्होंने क्लियरली अपना जो है रिटायरमेंट ली है, T20 से ली है, वनडे में वो रहेंगे कप्तान, नहीं रहेंगे? जी, मेरा ख्याल है जो उन्होंने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है वो सिर्फ T20 फॉर्मेट से है। वनडे चैंपियंस ट्रॉफी के कप्तान वही रहेंगे, जय शाह ने तो ये कल कंफर्म भी कर दिया है, और टेस्ट मैच क्रिकेट में भी वो कप्तान बने रहेंगे भारतीय टीम के। तो मेरा ख्याल है सिर्फ T20 फॉर्मेट है जहां से वो संन्यास ले रहे हैं रिटायरमेंट के। ठीक है, अभी जिस तरह से चैंपियंस ऑफ लेजेंड का टूर्नामेंट भी जारी है, उसको भी आप फॉलो कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस पर कोई कमेंट करना चाहें? हमारे तमाम जो लेजेंड्स हैं उस टीम में खेल रहे हैं और लगातार मैच जीतते चले जा रहे हैं। देखिए वो बहुत ही एक बेहतरीन टूर्नामेंट है, और वो देखने का मजा एक अलग तरीके का मजा है, क्योंकि वो जो हमारे स्टार्स जो हम बचपन में उनको देखा करते थे टीवी पे, वो वापस मैदान पे आए हैं, फील्ड पे आए हैं, तो वो देखने में बहुत मजा आ रहा है मुझे। मैं कहूंगा कि पाकिस्तानी जो एक टीम थी करीब 10-15-20 साल पहले, और जो उसके स्टार्स थे, आई थिंक वो जो टैलेंटेड पूल ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल था, वो उनका जो टैलेंट है वो आज भी उतना ही है। उनकी परफॉर्मेंस ये बिल्कुल दिखा रही है कि जिस तरीके से वो खेल रहे हैं। मेरा ख्याल है बहुत इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट है। ठीक है, अच्छा जैसे जब भी कोई ऐसा टूर्नामेंट होता है और मुख्तलिफ ममालिक से जो सहाफ़ी हैं वो फिर आते हैं उन मैचेस को कवर करने के लिए, भी आप चाहते हैं, ख्वाहिश है आपकी लाहौर आने की, इन तमाम मैचेस को कवर करने की? जो आपके कलीग्स हैं, जो बाकी जर्नलिस्ट हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से? जी, हम बिल्कुल बेशक अगर हमें मौका मिले तो हम आना चाहेंगे। हम क्रिकेट के बेहतरी के लिए काम करते हैं। हम इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते कि हमारा डिसीजन जो है वो पॉलिटिकली अलाइंड होगा किसी चीज के लिए, हाँ या ना, सिर्फ हम पॉलिटिकल रीजन से करेंगे। हम एक गेम के लिए काम करते हैं, और गेम जहां भी बेहतर हो रही हो और हमें मौका मिले तो हम जरूर वहां आना चाहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अमित मिश्रा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और बड़े ही ज़बरदस्त जेस्चर से उन्होंने हमारे साथ गुफ्तगू की, और वो ये कह रहे हैं कि क्रिकेट के लिए हम दोनों ममालिक को ही काम करने की ज़रूरत है। तो अमित को मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर तो हिंदुस्तानी टीम पाकिस्तान आती है, चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए लाहौर आती है, और अमित बीइंग अ जर्नलिस्ट आते हैं इस तमाम इवेंट को कवर करने के लिए, तो अपने शो में हम उन्हें पहले से ही दावत दे रहे हैं कि जब भी वो पाकिस्तान आए हमारे शो में भी ज़रूर आएँ। अमित मिश्रा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ वायरल वीडियोस। तो नाज़रीन, आलू, प्याज और मिर्चों के पकौड़े तो हर कोई खाता है, लेकिन अब केले के पकौड़े डीप फ्राई करके फरोख्त किए जा रहे हैं, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसके मनाज़िर आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। केले के पकौड़े की ये वीडियो देखकर सोशल मीडिया सार्फिन फट पड़े हैं, बिल्कुल मेरी तरह, क्योंकि इस रेसिपी ने केला खाने के शौकीन अफराद को गुस्सा दिला दिया है। किसी भी फ्रूट को इस तरह से, मेरा ख्याल है, जो तब्दील किया गया है उसके बनाने के अमल को, वो बहुत गलत है। क्या इंसानी जिस्म को तवानाई बख्शने वाला जो एक बेहतरीन सोर्स है केला, लेकिन अगर केले को डीप फ्राई करके उसके पकौड़े बनाकर खाए जाएं तो फिर वो कैसा होगा? तो यकीनन आप भी मेरी तरह सोच रहे होंगे कि शायद ये कोई मजाक है, लेकिन ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो है जो कि बड़ी ही तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसने खाने के जो शौकीन अफराद हैं उनको बहुत ही गुस्सा दिला दिया है। इस रेसिपी को चेक चेन बनाना का नाम दिया गया है, और इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि केले के गुच्छे को एक कड़ाही में डाला जा रहा है, उसको फ्राई किया जाता है, और फिर केले का छिलका उतारकर दोबारा उसको डीप फ्राई किया जा रहा है। सोशल मीडिया सार्फिन ये कह रहे हैं कि यह सेहत बख्श रेसिपी हार्ट अटैक का सबब भी बन सकती है। तो इस वीडियो को अभी तक 2.5 करोड़ से ज़ायद मरतबा देखा जा चुका है। नियो की स्क्रीन पर आप ये मनासिर भी इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं, किस तरह से केलों के गुच्छे को लिया गया है और तेल में किस तरह से उसको डीप फ्राई किया जा रहा है। एक प्रॉपर प्रोसेस है, एक प्रॉपर रेसिपी तैयार की गई है। पता नहीं इसका जायका कैसा है, लेकिन इस पर
तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं और तरह तरह के लोग गुफ्तगू कर रहे हैं कि जिस तरह से केला है इंसानी जिस्म को बड़ी ज़बरदस्त तवानाई देता है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो इसका मिल्क शेक भी पीते हैं, इसको प्री वर्कआउट के तौर पर भी यूज़ करते हैं, पोस्ट वर्कआउट के तौर पर भी यूज़ करते हैं। लेकिन एक फ्रूट को अगर हम फ्राई करके किसी और पकौड़े की सूरत में खा रहे हैं तो यकीनी तौर पर उसका नुकसान ही हमें मिलेगा। और इसी तरह से जो लोग हैं वो कमेंट करते भी दिखाई दे रहे हैं कि ये तो डायरेक्ट हार्ट अटैक करवाने वाली बात है। इस तरह से कैसे किसी फ्रूट को फ्राई किया जा सकता है, तो ये उस फ्रूट के साथ भी ज्यादती होगी। एक और खबर है जो आपके साथ शेयर करेंगे। अमेरिकी रियासत है ओक्लाहोमा, उसके हाईवे पर मामूल के गश्त के दौरान ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने एक अजीबोगरीब गाड़ी को देखा जिसने बाद अज़ां सबको ही हैरान कर दिया है। ट्रोपर ने गाड़ी को रोका जिसका डिज़ाइन बिल्कुल उड़न तश्तरी की शक्ल का था, जो कि आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। सड़क पर उन्हें ये गाड़ी जब नजर आई, इसका लाइसेंस प्लेट जुज़वी तौर पर गैर वाज़े भी था और कार के अंदर 2 अफराद मौजूद थे जिनको हम वीडियो में भी देख सकते हैं, जो कि न्यू मैक्सिको में रोजवेल यूएफओ फेस्टिवल में शिरकत के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने इस फेस्टिवल के लिए इसको डिज़ाइन किया था। इन दोनों अफराद ने अपनी अजीबोगरीब गाड़ी और फेस्टिवल के ताल्लुक के बारे में एहलकार को वजाहत भी पेश की, जिसने उन्हें गैर मुतवक्के तौर पर चालान के बजाय सिर्फ वार्निंग देने का ही फैसला किया, क्योंकि एहलकार ने गाड़ी के साथ एक तस्वीर भी खिंचवाई और बाद में उस एहलकार ने सोशल मीडिया पर मजाक के तौर पर पोस्ट भी डाली जिस पर उसका कहना था कि ऐसा हर रोज़ नहीं होता कि आप हाईवे पर उड़न तश्तरी को रुकने का कहें। बहरहाल ये मनाजिर थे जिसने सबको ही हैरान कर दिया। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।